अच्छा, लास्ट क्लास में हम लोगों ने करंट इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट किया था। ठीक है। तो हम लोगों ने जो चीज़ें पढ़ी थी पहले उसको रिकॉल कर लेते हैं। हम लोगों ने करंट को डिफाइन किया था एज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। मैंने कहा था कि किसी भी कंडक्टर में किसी भी कंडक्टर के किसी एक सिंगल पॉइंट से एक सेकंड में कितने चार्जेस गुजर रहे हैं, इस रेशो को हम करंट कह रहे होते हैं, मेजर्ड इन एम्पेयर्स। and 1 ampere is equals to coulombs per second। मतलब अगर if the current is said to be 1 ampere, तो मतलब कि एक सेकंड में जो है वो एक कूलम चार्ज जो है वो गुजर रहा है एक कंडक्टर से। उन्होंने डायरेक्शन ऑफ करंट की बात की थी। उसके बाद हमने कहा था डायरेक्शन ऑफ फ्लो टेक्निकली तो नेगेटिव चार्जेस फ्लो करते हैं फ्रॉम द नेगेटिव टर्मिनल टू द पॉजिटिव टर्मिनल। एक्चुअली यही हो रहा होता है, लेकिन हम कंसिडर करते हैं इसका ऑपोजिट डायरेक्शन। हमारे लिए जो करंट की डायरेक्शन होगी वो ऑपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगी। इलेक्ट्रॉन्स राइट हैंड साइड पे जा रहे हैं तो करंट हमारा लेफ्ट हैंड साइड की तरफ डायरेक्टेड होगा। तो हम कन्वेंशनल डायरेक्शन फॉलो करते हैं, दैट इज फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल टू द नेगेटिव टर्मिनल। फिर हमने बात की थी टाइप्स ऑफ करंट पे, जिसपे आगे भी दोबारा बात होगी इन चैप्टर प्रैक्टिकल इलेक्ट्रिसिटी। तो करंट हमने कहा था कि वी हैव टू फॉर्म्स इन विच द करंट में फ्लो। वन इज डायरेक्ट करंट, जहां पे करंट की वैल्यू फिक्स्ड मैग्नीट्यूड के साथ फ्लो करती है। वन इज द ऑल्टरनेटिंग करंट, जहां पे करंट जो है अपना मैग्नीट्यूड जो है अपने मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन जो है वो चेंज करता है। ठीक है। तो हम लोग जो बेसिकली यहाँ पे इनिशियल चैप्टर्स के अंदर पढ़ रहे हैं, जो डीसी डीसी सर्किट है उसके अंदर द करंट जो कि हम फॉलो कर रहे हैं दैट इज डीसी डायरेक्ट करंट, जिसके सप्लायर्स आपके पास होते हैं। मतलब डीसी हमें सेल्स, बैटरीज या फिर पावर सप्लाई से मिल रहा होगा। पावर सप्लाई से यहाँ पे मुराद कोई भी ऐसी डिवाइस जो कि एसी को डीसी में कन्वर्ट करके हमें दे। ठीक है। तो फॉर एग्जांपल कि आपके पास जो एक डॉक है, जो चार्जिंग डॉक होता है फॉर एग्जांपल ये। ठीक है। इस चार्जिंग डॉक को आप यू में कंसिडर एज अ पावर सप्लाई, क्योंकि इसका जो इनपुट होता है इस पे इनपुट दिया जाता है ऑफ एसी, एंड यहाँ से ये आपको डीसी कन्वर्ट करके दे रहा है। तो एक्चुअली दिस इज अ एसी टू डीसी कन्वर्टर, तो इसको आप एज अ पावर सप्लाई कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है। आखिर में जो बात हुई थी दैट वाज कि बड़ा अहम कॉन्सेप्ट था, इसलिए इसको रिव्यू करना बहुत जरूरी है। वो ये थी कि जो करंट फ्लो कर रहा है, जो चार्जेस फ्लो कर रहे हैं, एक्चुअली वो फ्लो करके ऐसा क्या काम कर रहे हैं कि आपके पास जो भी अप्लायंस है वो रन कर रहे हैं। ठीक है। तो हर अप्लायंस को एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए। ठीक है। और वो उस एनर्जी को आगे आगे जाकर के कन्वर्ट कर रहा होता है। तो जो एनर्जी इसको चाहिए वो इलेक्ट्रिकल फॉर्म में लेकर के आ रहे होते हैं चार्जेस। तो बेसिकली चार्जेस अपनी एनर्जी कहीं से लेते हैं, दैट इज अ बैटरी। बैटरी से वो अपनी एनर्जी ले रहे होंगे। बैटरी जो है वो एक वर्क डन करती है एक चार्ज के ऊपर, वो उसको एनर्जी प्रोवाइड करती है। एंड वही चार्ज आगे जा करके वो कंपोनेंट्स को, डिफरेंट कंपोनेंट्स को एनर्जी देते हैं, वो अपना वर्क डन कर रहे हैं। तो वर्क डन ऑन अ यूनिट चार्ज या वर्क डन बाय अ यूनिट चार्ज, जो बैटरी चार्ज को एनर्जी दे रही है या जो चार्ज अपनी एनर्जी खुद खर्च कर रहा है, तो ऑन अ यूनिट चार्ज या बाय यूनिट चार्ज इज रेफर्ड एज वोल्टेज। तो वोल्टेज को हम जो डिफाइनिंग स्टेटमेंट है वोल्टेज के लिए, दैट इज वर्क डन ऑन अ यूनिट चार्ज। अब क्योंकि वर्क डन इज इक्वल टू एनर्जी, तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि इट इज एनर्जी पोजेस्ड या एनर्जी ऑक्यूपाइड बाय अ यूनिट चार्ज। वर्क डन एंड एनर्जी दोनों के आपके पास सेम यूनिट्स होते हैं, दैट इज जूल्स। तो आप इसको लिख सकते हो कि इट इज जूल्स पर कूलम। वोल्टेज को हम मेजर करते हैं इन वोल्ट्स, एंड 1 वोल्ट इज इक्वल टू जूल्स पर कूलम। तो अगर मैं बोलूँ कहीं पे वोल्टेज है आपके पास 5 वोल्ट, उसका मतलब ये है कि 5 जूल्स पर कूलम, या 220 वोल्ट है 300 वोल्ट, तो 300 जूल्स पर कूलम। ये हर कूलम चार्ज जो है वो 5 जूल्स की एनर्जी है, 300 के 220 जूल्स की एनर्जी जो है वो लेकर के जा रहा होगा। आखिर में जो बात की थी, अब उसको थोड़ा सा और मजीद डिटेल में बात करते हैं, वो ये कि जो प्रोसेस है एनर्जी के ट्रांसफर होने का, उसमें एक जगह चार्ज चार्ज जो है वो पूरे सर्किट के अंदर फ्लो कर रहा है। चार्ज का काम ये है कि वो एक सर्किट के अंदर फ्लो करता रहेगा, कंप्लीट साइकिल वो लूप बनाता रहेगा। ठीक है। अब इस फ्लो के दौरान चार्ज कहीं से एनर्जी ले रहा है और कहीं पे एनर्जी दे रहा है। वो बैटरी से एनर्जी ले रहा है और कंपोनेंट्स पर एनर्जी खर्च कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि थ्रू आउट दी लूप ऑफ अ सर्किट एक दफा चार्ज को एनर्जी दी जाती है, वर्क डन ऑन अ यूनिट चार्ज।
अब चार्ज को इतनी एनर्जी दी जाएगी कि वो घूम करके वापस आ जाए, और घूमने में मतलब पूरे सर्किट से राउंड लूप करने में उसके पास दो कंपोनेंट्स आ रहे हैं, इन दो कंपोनेंट से उसने गुजरना है, ठीक है ना। तो हर कंपोनेंट को एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर होगी, उन दोनों कंपोनेंट्स को वो एनर्जी दे करके वो फिर कंप्लीट आगे आएगा, ठीक। तो एक चार्ज को जो एनर्जी दी जाती है सो दैट इट कैन फ्लो थ्रू अ कंप्लीट सर्किट इज रेफर्ड एज ईएमएफ। ईएमएफ को आप सर्किट का टोटल वोल्टेज भी कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है, बिकॉज दैट इज द टोटल अमाउंट ऑफ वोल्टेज दैट इज रिक्वायर्ड बाय द ईच कंपोनेंट इन अ सर्किट, ठीक है। तो मैंने कहा कि ईएमएफ उस वक्त होगा, एक वोल्टेज को ईएमएफ उस वक्त रेफर किया जाएगा कि व्हेन इट्स द अमाउंट ऑफ एनर्जी गिवन टू अ यूनिट चार्ज टू फ्लो थ्रू द कंप्लीट सर्किट, या वर्क डन ऑन अ यूनिट चार्ज टू फ्लो थ्रू अ कंप्लीट सर्किट। ईएमएफ का जो प्रोवाइडर होता है दैट इज अ सेल और अ बैटरी, ठीक है। जो भी हम यहाँ पे सेल लगाते हैं वो इस हिसाब से लगाते हैं कि हमारे पास कितना ईएमएफ या कितनी बैटरी रिक्वायर्ड है। अलबत्ता जो ईएमएफ है वो सेल की नहीं, एक्चुअली सर्किट की प्रॉपर्टी होती है। तो सेल जो है वो सर्किट के डिजाइन के हिसाब से बनाया जाएगा कि कितना बड़ा सर्किट है, उस पर कितने कंपोनेंट्स लगे हुए हैं, उस हिसाब से फिर हम सेल्स को यहाँ पे प्लेस कर रहे होंगे। व्हाट पोटेंशियल डिफरेंसेस, वो जब चार्ज सर्किट के अंदर घूम रहा होगा तो वो अपनी एनर्जी हर कंपोनेंट के ऊपर खर्च करेगा। तो फॉर एग्जांपल मैंने कहा था कि यहाँ पे 9 जूल्स फॉर एग्जांपल बैटरी ने वेल्डन किया था 9 वोल्ट्स की बैटरी को, तो ईच कूलम चार्ज वो 9 जूल्स की एनर्जी लेकर के चला था। तो उसका जो पोटेंशियल था, पोटेंशियल मतलब जो उसके अंदर स्टोर्ड एनर्जी थी इलेक्ट्रिकल फॉर्म में, दैट वाज 9 जूल्स, राइट। अब पहले कंपोनेंट से गुजरने के लिए उसको हर कूलम चार्ज को 3 जूल्स की एनर्जी खर्च करनी थी। So for example, every coulomb charge spend 3 joules of electrical energy to flow through this particular component. तो वो आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस कहलाया है। 3 वोल्ट्स यहाँ खर्च हुए, उसके बाद 6 वोल्ट्स यहाँ खर्च हुए, ठीक है। सो ये जो एक एक कंपोनेंट के ऊपर खर्च हो रहा है दैट इज अ पोटेंशियल डिफरेंस। अब ऐसा है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है, जितना चार्ज खर्च कर रहा है उसका एग्रीगेटेड सम मस्ट बी इक्वल टू द अमाउंट जो कि आपके पास एक टोटल ईएमएफ, राइट। तो एक चार्ज उतना ही खर्च करेगा जितना उसका एक ईएमएफ होगा, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंसेस का जो सम है दैट इज ऑलवेज ऑलवेज इक्वल्स टू द ईएमएफ ऑफ द बैटरी। यहां तक की बातें क्लियर है, ये बताइए। यस सर। चलें, अब देखिए ईएमएफ पोटेंशियल डिफरेंस पे थोड़ी सी बातें और करनी है। अच्छा, इन दोनों को अगर आप अलग अलग देखते हो तो आसान लगते हैं, लेकिन जब कलेक्टिवली बात आ जाती है तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, सही है ना। तो सबसे पहले पोटेंशियल डिफरेंस को देखो, ईएमएफ क्यू के साइड में हो जाता है, ईएमएफ जैसी बैटरी का पोटेंशियल। मेन जो हम चीजें डील कर रहे होंगे सर्किट के अंदर कहाँ पे कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, जिसको हम पोटेंशियल ड्रॉप कह रहे होते हैं, ठीक है ना। तो अब पोटेंशियल ड्रॉप को सिर्फ समझना है कि पोटेंशियल ड्रॉप क्या है। सबसे अहम बात, ठीक है, जो कि शायद मैंने कहीं ऊपर लिखी हुई है, हाँ यार लिखी हुई है। सबसे अहम बात वो ये कि वोल्टेज दैट इज पोटेंशियल ड्रॉप या फिर वोल्टेज ड्रॉप इज ऑलवेज मेजर्ड अक्रॉस 2 पॉइंट्स इन अ सर्किट। वोल्टेज जो है ना वो कभी भी एक सिंगल पॉइंट का नहीं मेजर किया जा सकता, वोल्टेज हमेशा 2 पॉइंट्स के दरमियान, क्योंकि हम डिफरेंस ले रहे होते हैं ना कि इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे कितना डिफरेंस आ रहा है पोटेंशियल का। तो बेसिकली पोटेंशियल ड्रॉप इज ऑलवेज मेजर्ड बिटवीन 2 पॉइंट्स। अब उस 2 पॉइंट्स के दरमियान मुमकिन है कि एक ही कंपोनेंट लगा हुआ हो, मुमकिन है दो लगे हुए हो, मुमकिन है चार लगे हुए हो, मुमकिन है सारे लगे हुए हो, मुमकिन है उन 2 पॉइंट के दरमियान बैटरी भी आ रही है, बस हमने 2 पॉइंट के दरमियान वोल्टेज देख लो। अब वो कैसे देखेंगे, फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक सर्किट का, एक बड़े से सर्किट का एक कोई पार्ट हमने यहाँ पे लिया हुआ है, उस पे मैंने 4 पॉइंट्स मार्क किए हुए A B C D, ठीक है, और 3 रेजिस्टर्स लगे हुए। अब रेजिस्टर इज अ कंपोनेंट जिसको हमने पढ़ा नहीं है, तो हम इसको जनरली ऐसा लेते हैं कि ये हमारे पास 3 कंपोनेंट्स लगे हुए हैं, ठीक है। ऐसा कहते हैं कि पोटेंशियल एट ए was 6 वोल्ट्स, पोटेंशियल एट बी was 4 वोल्ट्स,
potential at C was 3 volts and potential at D was 0 volts. ठीक है, अब अगर मुझे पोटेंशियल मेजर करना होगा तो मैं इन दो पॉइंट्स के दरमियान देखूंगा कि पोटेंशियल मेरे पास इन दो पॉइंट्स के दरमियान किन मतलब जिस भी दो पॉइंट्स के दरमियान होगा कैसे होता है। तो पोटेंशियल हमेशा या वोल्टेज हमेशा मेजर किया जाता है विद अ वोल्टमीटर. Voltmeter is basically a device that measures voltage across 2 points. और इस वोल्ट मीटर की जो प्लेसिंग होती है वो हम इसको अक्रॉस दीज 2 पॉइंट्स लगाएंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन हम इसे कहते हैं. तो फॉर एग्जांपल एक रेजिस्टर है, इसके वोल्टेजेस चाहिए तो इस रेजिस्टर से एक पैरेलल कॉम्बिनेशन लेकर के हमने एक वोल्ट मीटर लगा दिया. ठीक है, तो क्योंकि मीटर्स पे आगे मजीद डिटेल में गुफ्तगू नहीं है, इसमें जनरली मैं समझा रहा था कि हमने सिर्फ इस वक्त हम पोटेंशियल डिफरेंस समझ रहे हैं, वोल्टेज ड्रॉप हम लेकर मीटर्स की अंडरस्टैंडिंग हम बाद में देखेंगे. अच्छा देखें, अब अगर मुझे कहा जाता है कि पोटेंशियल वी ए डी निकाल, व्हाट इज वी ए डी? वी ए और डी ये वाला पॉइंट है. जब मुझसे बोला जाए वी ए डी तो मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि पॉइंट ए एंड पॉइंट बी के दरमियान क्या वोल्टेज है. इसका मतलब ये है कि मैंने वोल्टेज यहां से लेके यहां तक मेजर किए. अब सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए इस चीज को इस तरह रखा है, हम हमेशा इसको इस तरह नहीं करेंगे. अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने कहा कि अगर मैं वीएडी निकालूं तो डिफरेंस इस तरह निकलता है कि पोटेंशियल एट ए वाज 6, पोटेंशियल एट डी वाज 0. तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स ए एंड डी आपके पास 6 वोल्ट निकल कर आता है. सिमिलरली अगर वो मुझसे वी ए सी कहता है तो ए एंड सी आर दीज 2 पॉइंट्स, इसके दरमियान दो रेजिस्टर्स आ रहे हैं. वो हमारा मतलब नहीं है, हमें निकालना है दो पॉइंट्स के दरमियान वोल्टेज. तो पोटेंशियल एट ए वाज 6, पोटेंशियल एट सी वाज 3. तो पोटेंशियल डिफरेंस वाज 3 वोल्ट्स. मतलब अगर मैं यहां से लेके यहां तक एक वोल्ट मीटर लगाता हूं तो वो पोटेंशियल देगा 3 वोल्ट्स. सिमिलरली वी ए बी 6 माइनस 4 हो जाएगा, दैट इज 2 वोल्ट. वी बी सी वुड बी 1 वोल्ट. वी सी डी वुड बी 3 वोल्ट. तो पोटेंशियल जो वोल्टेज है दैट वुड बी मेजर्ड अक्रॉस दो पॉइंट्स. उस दो पॉइंट्स के दरमियान एक, दो या तीन रेजिस्टर्स आ सकते हैं. ये बताइएगा, ये बात क्लियर हुई है? चलिए जी, Rida, we just had a recap of what we did in the last class, and this is the, I guess this was the first new thing जो कि हम लोगों ने अभी देखी थी. तो आई होप आप इसको कैचअप कर पा रही हो, एंड इफ कोई डिफिकल्टीज आती हैं तो नॉट अ बिग इशू, हम उसको जो है आगे यही चीजें अभी कुछ क्लासेस से रिपीट होती रहेंगी. ठीक है, अब देखें एक अहम रिलेशन, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है बिटवीन करंट एंड वोल्टेज. ठीक है, नाउ दिस इज बेसिकली एन अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम द ओम्स लॉ. Ohm's law, a law that relates current, voltage and resistance. क्योंकि हम लोगों ने resistance अभी तक नहीं पढ़ी थी तो हम actually Ohm's law नहीं पढ़ रहे हैं यहाँ पे. Ohm's law की एक mathematical understanding है जो कि इस पूरे को solve करने में काम आती है, and one is the conceptual understanding. तो I have उसका conceptual part लेकर के यहाँ पर हम सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं. तो actually हम समझ रहे हैं current and voltage का relation separate. Current flow of charge है, voltage energy carried by a unit charge है, and what the relation between these two. पहली चीज, सबसे पहला पॉइंट ये है कि करंट उस ही सूरत में फ्लो करेगा if there is a potential difference across 2 points. If there is a potential difference तो करंट फ्लो करेगा, अगर potential difference नहीं है तो करंट फ्लो नहीं करेगा. That's the first and the basic point. For example, अगर हम इन एग्जाम्पल्स को देखें तो जो साइड में बनी हुई है, इसमें आपके पास अगेन किसी बड़े से सर्किट का छोटे छोटे पॉइंट दिखाए हुए हैं. अलग अलग आपके पास क्या कहते हैं सर्किट के पॉइंट्स हैं. ठीक है, मैंने दो पॉइंट्स मार्क किए हुए हर डायग्राम के अंदर और उसमें पोटेंशियल डिफरेंसेस दिए हुए. तो अगर पोटेंशियल डिफरेंस देखें इन द फर्स्ट एग्जांपल,
अपर पॉइंट पे इट्स 12, यहाँ पे 0, 12 एंड 4, 12 एंड 8। तो पोटेंशियल डिफरेंस पहले वाले में आ जाता है 12 वोल्ट का, दूसरे वाले में आ जाता है 8 वोल्ट का, तीसरे वाले में आ जाता है 4 वोल्ट। There is a potential difference in all first three examples, so current will definitely flow. अगर आप इस चौथी एग्जाम्पल को देखो तो यहाँ पे लेट्स से मैंने कहा दोनों जगह पोटेंशियल वाज 12 वोल्ट, करंट फ्लो नहीं करेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अच्छा, इट कैन हैपन लेटर ऑन इन अ सर्किट, आपको समझ में आ जाएगा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि दो पॉइंट्स के दरमियान पोटेंशियल एक ही था। तो इट कैन हैपन, एंड इसको लेटर हम देखेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो अगर दो पॉइंट्स के दरमियान एक ही वोल्टेज पोटेंशियल आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि देयर इज नो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स एंड द करंट विल नॉट फ्लो। तो सबसे पहली चीज, सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट जो था वो ये था कि द करंट, it will only flow when there is a potential difference between 2 points. Second, the magnitude of the current that is flowing between 2 points is directly proportional to the size of the potential difference. जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना ज्यादा करंट फ्लो करेगा। नाउ इसमें एक थर्ड फैक्टर भी इन्वॉल्व होता है, दैट थर्ड फैक्टर इज रेजिस्टेंस। लेकिन क्योंकि हम इस वक्त रेजिस्टेंस को अब तक नहीं पढ़ा तो लेट्स से कि रेजिस्टेंस वाली जो कॉन्सेप्ट, जो बात है, उसको मैंने कांस्टेंट रखा हुआ है कि दिस इज एक्चुअली अ रेजिस्टर, एंड अज्यूम के इन सब के अंदर रेजिस्टेंस इज कांस्टेंट, मतलब सेम वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस जो है वो हम सब में देख रहे हैं। तो जितना मैं वोल्टेज बढ़ाता चला जाऊंगा उतना ज्यादा करंट बढ़ता चला जाएगा। लेट्स से कि अगर 5 वोल्ट अप्लाई करने पे 1 एम्पेयर करंट जा रहा था, 10 वोल्ट अप्लाई करने पे 2 एम्पेयर करंट जा रहा होगा, 15 वोल्ट अप्लाई करने पे 3 एम्पेयर करंट जा रहा होगा, एंड सो ऑन, लीनियरली करंट बढ़ता रहेगा। With an equal gap, with an equal increase in voltage, there would be an equal increase in the amount of current. The third point, the most important point, तीनों ही most important है यहाँ। So the third point is that the current always flows from a higher potential to a lower potential. This is the convention we have made. हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल से क्या मतलब है? देखें, अगर आप फर्स्ट 3 एग्जांपल्स देखें, करंट फ्लोज फ्रॉम 12 to 0, 12 to 4 और 12 to 8। बट इन द फिफ्थ एग्जांपल मैंने अपर पॉइंट को 12 और ऐसा कहा कि somehow at the lower point the potential was 15 volts. Now the current is flowing in the opposite direction, upward, from higher to lower. तो हमारे लिए करंट की डायरेक्शन इट्स नेवर टुवर्ड्स लेफ्ट, राइट, अप, डाउन, आगे पीछे नहीं, हायर टू लोअर, ठीक है। हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ करंट जा रहा हो। अब फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें करंट लगता है तो हमें करंट क्यों लगता है? हमें करंट इसलिए लगता है कि हम अगर जमीन से टच हुए हुए हैं तो हमारा पोटेंशियल 0 है। और अब अगर मैं किसी चीज को पकड़ लेता हूँ जहां पे करंट, जहां का पोटेंशियल ज्यादा है, तो आई फील अ करंट फ्लोइंग थ्रू माई बॉडी, दैट इज व्हाट हमें इलेक्ट्रिक शॉक जिसे कहते हैं। लेट्स से समहाउ, और ऐसा होता भी है अननोइंगली, हमें पता ही नहीं चलता कि ऐसा हो गया है। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज अ मेटालिक स्टैंड ओवर हियर, somehow let's say कि जो इस मेटेलिक स्टैंड का क्या कहते हैं पोटेंशियल था वही मेरी बॉडी का पोटेंशियल था, मैंने इसको टच किया, उसूलन करंट जाना चाहिए था लेकिन नहीं गया। एंड अ सेकंड पर्सन कम्स ओवर हियर जिसका पोटेंशियल वाज 0, एंड वो इसको टच कर लेता है, तो उसको टच करने पे करंट फील होगा, मुझे नहीं हो रहा, बिकॉज मेरा पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल क्या है, वो सेम है। So the current always flows when there is a potential difference. The magnitude of the current that is flowing, that is proportional to the potential difference, जितना ज्यादा होगा। Third point, current always flows from the higher to lower. ये ओम्स लॉ की अंडरस्टैंडिंग थी, लेकिन इसको यहाँ पे इसलिए पढ़ा ताकि हम रिलेशन बिटवीन करंट एंड वोल्टेज समझ जाए। तो आई विल बी रिपीटिंग 2 to 3 पॉइंट्स ऑफ दिस चैप्टर अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन, जब तक कि हमारे सर्किट्स के कॉन्सेप्ट बड़े अच्छे नहीं हो जाते। तो वो कॉन्सेप्ट्स आपके पास है। पहला, करंट फ्लो करता है, दैट इज द ओनली फिजिकल क्वांटिटी जिसको हम फ्लो करवाएंगे। पोटेंशियल 2 पॉइंट्स के अक्रॉस अपेयर होता है, एग्जिस्ट करता है कि इधर से लेके इधर तक का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, एंड करंट का फ्लो वुड डिपेंड ऑन द पोटेंशियल डिफरेंस। दीज आर द बेसिक कॉन्सेप्ट, जब तक रेजिस्टेंस नहीं आता आपने इस चीज को ध्यान में रखा, ठीक है। अब करंट एंड वोल्टेज की मजीद कुछ बातें कि ऑल्दो के मीटर्स के ऊपर मैंने कहा था कि हम दोबारा डिस्कस करेंगे, लेकिन
क्योंकि वोल्टेज पे हम लोग मेजरिंग देख चुके हैं। तो करंट इज मेजर्ड थ्रू एन एमीटर, जो डिवाइस करंट को रिकॉर्ड कर रही होगी किसी भी सर्किट के अंदर, उसे हम एमीटर का नाम देंगे। वो डिवाइस जो कि वोल्टेज मेजर कर रही होती है किसी भी सर्किट के अंदर, उसे हम वोल्टमीटर का नाम देंगे। The electrical symbols that are to be used in a circuit for an ammeter and voltmeter, वो एक गोल दायरे के अंदर in a circle हम A and V लिख देते हैं। A represents ammeter, V represents the voltmeter. The placement in a circuit that matters a lot, क्योंकि करंट आपके पास मेजर किया जाता है अ फ्लो, तो फ्लो इज ऑलवेज मेजर्ड थ्रू समथिंग। तो अगर मुझे इस रेजिस्टर के थ्रू जाने वाला करंट चाहिए तो मैं इसके साथ इन अ लाइन सीरीज के अंदर एक एमीटर प्लेस कर दूंगा। अगर मैं एमीटर अलग से लगाता हूं विच इज पैरेलल नेटवर्क, तो इसका मतलब ये है कि सारा करंट यहां से जा रहा होगा, वो इसका करंट मेजर नहीं कर रहा होगा, वो अपने थ्रू जाने वाला करंट मेजर कर रहा है। सही है। तो जिस कंपोनेंट से जाने वाला करंट हमें चाहिए होगा, उस कंपोनेंट से आगे या पीछे, यूजली उससे पहले हम करंट को लगा देते हैं। एंड क्योंकि वोल्टेज दो पॉइंट्स के अक्रॉस मेजर किया जाता है, तो दो पॉइंट्स उसके सर्किट कंपोनेंट से पहले और कंपोनेंट के बाद ही आएंगे। तो कंपोनेंट से पहले और कंपोनेंट के बाद का डिफरेंस लेना होता है, इसलिए द वोल्ट मीटर इज प्लेस्ड इन पैरेलल। ठीक है। आई होप यहाँ तक की सारी बातें क्लियर होंगी। द थिंग्स अबाउट वोल्टेज एंड करंट, द रिलेशन बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, यहाँ तक की सारी चीजें क्लियर है। रिदा आपको? चले, अब देखें द थर्ड फिजिकल क्वांटिटी, दैट इज इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। Now, about current, about voltage, about resistance, there are certain statements जो कि इन चीजों की अंडरस्टैंडिंग को आसान कर देती है। अगर मैं कुछ स्टेटमेंट्स ऐसी दूं कि जनाब दिस इज करंट, दिस इज वोल्टेज एंड दिस इज रेजिस्टेंस, तो अंडरस्टैंडिंग वाइज ये बहुत आसान हो जाएगा, लेकिन कॉन्सेप्चुअल वाइज बहुत कबाड़ा हो जाएगा। तो इफ द थिंग्स गो वेरी ड्रामेटिक, तो दे आर सपोज टू गो ड्रामेटिक। ठीक है, वरना जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जो सर्किट्स हैं, वहां पे जाके कंफ्यूजन शुरू होती है। ठीक है, इसलिए वी विल बी गोइंग स्लो, एंड इवन इफ के हमें फील हो कि जनाब हमें अभी तक नहीं समझ में आई ये चीज, तो वी कैन रिव्यू दीज करंट वोल्टेज रेजिस्टेंस का रिलेशन अगेन एंड अगेन अंटिल वी आर डन विद दिस। ठीक है, वरना सर्किट्स में बड़ी प्रॉब्लम होती है। करंट इज अ फ्लो ऑफ चार्ज, वोल्टेज इज द वर्क डन ऑन दैट पर्टिकुलर चार्ज जो कि फ्लो कर रहा था। ठीक है, नाउ व्हाट रेजिस्टेंस इज? Resistance is technically defined as the ratio of voltage and current. अगर आपसे definition पूछी जाएगी, तो definition would be ratio of voltage and current. It is measured in ohms, OHMS. इसको ओमेगा के साइन से लिखा जाता है। Ohms is again the name of a scientist. लेकिन द पॉइंट इज कि रेजिस्टेंस इस डेफिनेशन से समझ में नहीं आती है कि व्हाट इज बेसिकली द रेशियो ऑफ वोल्टेज एंड करंट। तो अब सुनिएगा, अगर रेजिस्टेंस का नाम सुने तो हमारे जहन में एक सिनोनिम आता है हिंड्रेंस, या फिर हमारे जहन में एक चीज आती है रुकावट। ठीक है, तो एग्जैक्टली हम इसको रुकावट या हिंड्रेंस समझ सकते हैं, बट वी कैन नेवर से दैट resistance is basically any sort of रुकावट या any sort of hindrance to the motion। ठीक है, why it is named as a resistance, इसको भी समझते हैं। सबसे पहली चीज ये है कि अपने जहन में एक आइडिया क्लियर करें। ठीक है ना, और आइडिया क्या है? वो आइडिया ये है कि when we talk about flow of current, फ्लो ऑफ चार्ज, तो हमारे जहन में एक पिक्चर बनती है कि द कंडक्टर इज अ पाइपलाइन, पाइप है, और चार्जेस आर समवट लाइक स्फेरिकल बॉल्स, मार्बल्स, जो उसके अंदर फ्लो कर रहे हैं इन अ लाइन। एग्जाम्पल में हम जैसे रोड पे कार्स जा रही हैं, पानी बह रहा है पाइप के अंदर, या व्हाटसोएवर इस तरह का। ठीक है, कुछ इसी तरह की जो है वो शक्ल हमारे जहन में आती है रिगार्डिंग करंट। लेकिन करंट ऐसा है नहीं। देखिए, ऐसा है कि आपके पास करंट फ्लोज इन अ कंडक्टर ओनली। कंडक्टर को कंडक्टर क्यों कहते हैं? बिकॉज इट हैज फ्री मूविंग इलेक्ट्रॉन्स, द इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन मूव फ्रॉम एटम टू एटम। ठीक है, अब वो सारे इलेक्ट्रॉन्स नहीं मूव कर रहे होते, सिर्फ आउटर मोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ऑफ सर्टेन कंडक्ट ऑफ सर्टेन मेटल्स, वो इसको इजाजत दे रहे होते हैं।
केमिस्ट्री की जबान में आप उनको वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बोलते थे, द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द आउटर मोस्ट शेल। फिजिक्स की जबान में हम उसे कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स कहते थे। व्हाई कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स? बिकॉज दोज आर दी इलेक्ट्रॉन्स जो कि एक एटम की शेल से दूसरे एटम के शेल में जाकर के इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन पॉसिबल बनाते हैं। तो एटम्स चार्जेस बेसिकली आपके पास एक पाइपलाइन में फ्लो नहीं कर रहे होते। चार्जेस एक्चुअली एक एटम के शेल से दूसरे एटम के शेल पर ड्रिफ्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। the charges, the electrons, they are moving from atom to atom, ठीक है। this is actually what the flow of current is। definitely वो हम एक कंप्लीट फ्लो लेते तो हम बोलते हैं जी चार्ज मूव करके घूम के आए, तो एक्चुअली एक एटम से दूसरे एटम से तीसरे एटम से ऐसे जा रहा हो। अब आप इमेजिन करें कि अगर एक इलेक्ट्रॉन को या ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक एटम से उठ करके दूसरे एटम पे जाना है, तो वो अपनी एक सर्टेन एनर्जी वहां पे खर्च करेगा। क्यों खर्च करेगा? बिकॉज इमेजिन कि यू आर वॉकिंग ऑन अ सरफेस, अ फ्लैट सरफेस, तो दैट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू वॉक, आप सीधे सीधे चलते चले जाएंगे। बट इमेजिन यू आर वॉकिंग ऑन सर्टेन प्लेटफॉर्म टू प्लेटफॉर्म, में एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाना है, और दोनों प्लेटफॉर्म जो है वो वाइब्रेट कर रहे हैं और डिफरेंट डायरेक्शन, ठीक है। कभी ऐसा हुआ होगा, कभी कोई ऐसा वुडन ब्रिज कभी क्रॉस किया है, तो उसमें ऐसा होता है ना, जब बचपन में हम वो आई नो उस जगह को क्या कहते हैं, तो वो अम्यूजमेंट पार्क्स वगैरह में होता है ना, कि वो रस्सी होती है, एक वुडन पाथ होता है, तो एक वुडन स्लैब से दूसरे वुडन स्लैब पे हमें चलना होता है, सब पूरी जो है ना, पूरा पैसेज जो है वो हिल रहा होता है। अब ऐसे में वी कैन नॉट वॉक थ्रू, राइट, वी हैव टू पुट सम एक्स्ट्रा एनर्जी, क्योंकि जिस प्लेटफॉर्म पे मैं खड़ा हूं वो भी हिल रहा है, जिस प्लेटफॉर्म पे मुझे जाना है वो भी हिल रहा है, तो आई हैव टू पुट सम एक्स्ट्रा एनर्जी। तो सिमिलरली, in order to overcome the atomic vibration, the electron spends a certain extra energy to drift from one atom to another atom। सही है। अब ये जो उसने अपनी एनर्जी खर्च की थी, ये एनर्जी आई कहां से थी? ये वही एनर्जी है जो कि ये बैटरी से लेकर के चला था इलेक्ट्रिकल फॉर्म में। अब गौर कीजिएगा कि दिस एनर्जी, दिस वाज सपोज्ड टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग दी कंपोनेंट्स। 9 जूल्स की फॉर एग्जांपल एनर्जी थी, 9 वोल्ट का ईएमएफ था, 9 जूल्स की एनर्जी उसके पास आ गई। 9 जूल ऑफ एनर्जी, ये एक सफिशिएंट अमाउंट है जो कि उसको सर्टेन कंपोनेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब उस सफिशिएंट अमाउंट में से कुछ हिस्सा उसका एटॉमिक वाइब्रेशन की वजह से जाया हो रहा है, because the energy that is spent by a charge to overcome the atomic vibration to flow, वो अनवांटेड लॉस था, इसलिए इसको हमने रेजिस्टेंस का नाम दिया, कि हमारे लिए एज अ हिंड्रेंस काम किया है। अगर रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाती है तो उसकी ज्यादा एनर्जी खर्च हो रही होगी, तो जितनी कंपोनेंट को रिक्वायर्ड थी कंपोनेंट को मुकम्मल एनर्जी नहीं मिल रही होगी। अब ये जो एनर्जी चार्ज खर्च कर रहा है इन एटॉमिक वाइब्रेशन इन द फॉर्म ऑफ रेजिस्टेंस, वो जाकर रही है, इट इज गोइंग फ्रॉम इलेक्ट्रिकल टू थर्मल एनर्जी। तो अभी अक्सर आपने ऑब्जर्व किया होगा कि अगर कोई कंपोनेंट लगा हुआ है, कोई कोई भी अप्लायंस लगी हुई है, वो जैसे मोबाइल वगैरह हम चार्ज कर रहे होते हैं या व्हाट्सोएवर, तो उसमें तार काफी टाइम बाद गर्म होने लगता है। गर्म क्यों नहीं लगता है? क्योंकि उसमें जो चार्ज फ्लो कर रहे होते हैं, रेजिस्टेंस की वजह से हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है, और काफी टाइम बाद वो इतनी सफिशिएंट हो जाती है कि वी कैन इवन फील दैट गर्म तार को हाथ लगा रहे। तो एक रीजन आपके पास रेजिस्टेंस का इज द एटॉमिक वाइब्रेशन। दूसरा रीजन क्या हो सकता है? दूसरा रीजन ये है कि जब चार्जेस फ्लो कर रहे हैं एटम टू एटम, तो आपको ऐसा लगता है कि चार्जेस आर सो डिसिप्लिन कि वो लाइन बना के जा रहे होंगे। नहीं भाई, दे आर नॉट दैट डिसिप्लिन। पहली बात ये है कि आपके पास नंबर ऑफ चार्जेस हद से ज्यादा होंगे, मिलियंस ऑफ चार्जेस हैं जो कि फ्लो कर रहे हैं, मिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि फ्लो कर रहे हैं। तो ड्यूरिंग दैट फ्लो, these electrons encounter collision with each other, एक दूसरे से टकराते हुए जा रहे होते हैं। तो इस कोलिजन में भी उनकी सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी लूज होती है। अगेन रिजल्ट्स एज थर्मल एनर्जी, जिसको आप हिंड्रेंस कहेंगे, रेजिस्टेंस कहेंगे एक्चुअली। तो रेजिस्टेंस इज बेसिकली द लॉस ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट ड्यू टू द एटॉमिक वाइब्रेशन और ड्यू टू द कोलिजन। इसको हम किस तरह मैथमेटिकली कैलकुलेट करते हैं? दैट इज द रेशियो ऑफ वोल्टेज एंड करंट। तो अगर मुझे इस पूरे कंडक्टर ने कितनी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफर की है, ये मुझे मालूम करना है, तो मैं देखूंगा इस कंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज कितना था एंड इस कंडक्टर में से करंट कितना फ्लो किया था। V डिवाइडेड बाय I
would be basically the resistance of this specific part. क्योंकि atomic resistance is caused by atomic vibration. तो आपके पास कोई ऐसा कंडक्टर नहीं है जो कि ये कहे कि जनाब एटॉमिक वाइब्रेशन नहीं हो रही है. एटॉमिक वाइब्रेशन आपके पास हर कंपोनेंट के अंदर हो रही होगी. एटॉमिक वाइब्रेशन आपके पास हर कंडक्टर के अंदर हो रही होगी. So in short, every conductor, literally every conductor offers a certain amount of electrical resistance. There is no such conductor which is resistance free. ठीक है. हाँ, ऐसा जरूर हो सकता है कि every conductor have different atomic structure, जिसकी वजह से उनकी जो amount of resistance वो offer कर रहे हैं that is very different. फॉर एग्जाम्पल कॉपर की बात करें, कॉपर इज अ फेमस कंडक्टर फॉर इलेक्ट्रिकल यूजर्स. ठीक है. इवन के एड्स वगैरह आते हैं, किसी भी अप्लायंस के फैंस के ऐड आ रहे हैं या फिर वॉशिंग मशीन वगैरह के ऐड आ रहे हैं, तो उसके अंदर बोलते हैं जनाब मोटर के अंदर 100% कॉपर है, या फिर फैंस के अंदर कॉपर है, या फिर इलेक्ट्रिकल केबल्स की बात हो रही होती तो कॉपर की बात हो रही थी. वाई कॉपर? Because copper offers least amount of electrical resistance, and this factor only depends upon its atomic structure. इसी तरह अच्छा, कॉपर क्योंकि लीस्ट अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है, तो कॉपर को विल रेफर एज अ गुड कंडक्टर. ठीक है, बिकॉज इट इज कंडक्टिंग मोर एंड लूजिंग एनर्जी लेस. गुड कंडक्टर. एंड देयर आर सर्टेन कंडक्टर्स जो के हाई रेजिस्टेंस ऑफर करते हैं, मतलब जिनके नतीजे में आपके पास जो थर्मल एनर्जी है वो ज्यादा लॉस होती, ज्यादा वो होती है, कन्वर्ट हो रही होती है इलेक्ट्रिकल इनटू थर्मल. दे आर रेफर्ड एज बैड कंडक्टर्स. व्हाई? दे आर कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी लेस एंड प्रोड्यूसिंग थर्मल एनर्जी ज्यादा. ठीक है, तो एनर्जी ज्यादा जाया हो रही है, तो दे आर रेफर्ड एज बैड कंडक्टर्स. लेकिन even these bad conductors have very awesome uses. ठीक है, तो there are certain places जहाँ पे हमें इलेक्ट्रिकल अप्लायंस से थर्मल आउटपुट चाहिए, तो वहां पे भी यूज सच अ कंडक्टर जो कि इलेक्ट्रिसिटी को थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट करे. एंड हाई रेजिस्टेंस वायर इज द बेस्ट यूज. फॉर एग्जांपल आयरन, हम कपड़े इस्त्री करते हैं, वी नीड दैट हीट फ्रॉम दैट. So we need that थर्मल एनर्जी. तो आयरन के अंदर बेसिकली देयर इज अ वायर जो कि आपके पास थर्मल इलेक्ट्रिकल को थर्मल में कन्वर्ट करता है. इसी तरह हेयर स्ट्रेटनर्स हैं हमारे पास, इसी तरह इलेक्ट्रिक कैटल्स हैं हमारे पास, इलेक्ट्रिक स्टोव्स हैं, एंड सो ऑन. इसको हम प्रैक्टिकल इलेक्ट्रिसिटी के अंदर बतफसील जो है वो देखेंगे. तो सच कंडक्टर्स आर बेसिकली रेफर्ड एज बैड कंडक्टर्स. ठीक है, तो रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझ में आता है. So these three physical quantities are interrelated to each other, cannot exist without each other. One is electrical current, voltage, and resistance. Resistance has to be there for a flow of voltage and current. मुमकिन ही नहीं है resistance के बगैर current जो है ना वो हमारे पास flow का. क्यों? मतलब flow तो possible है लेकिन circuit complete नहीं होगा. क्यों नहीं होगा ये भी आगे जाके थोड़ा बहुत समझ में आ जाएगा, बट दिस इज अ वेरी इंटीग्रल पार्ट. तो यूजुअली आप ये देखोगे कि थ्रू आउट दी चैप्टर हम सर्किट्स के अंदर एक सेल लगाएंगे, बैटरी मतलब वो वोल्टेज का प्रोवाइडर हो गया, वायर्स कनेक्ट करेंगे वो करंट का फ्लो हो गया, और अप्लायंसेस की जगह लगाएंगे रेजिस्टर. वाई रेजिस्टर? चाहे मैं फैन की बात करूं, चाहे मैं करंट की लाइट की बात करूं, चाहे मैं किसी और कंपोनेंट की बात करूं, सबके अंदर जो वोल्टेज का ड्रॉप आ रहा है दैट इज ड्यू टू रेजिस्टेंस. ठीक है, हर कंपोनेंट की, मतलब इवन बल्ब हैज इट्स स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, माइक स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होगा, एलसीडी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होगा. तो हर कंपोनेंट पे जो वोल्टेज ड्रॉप आ रहा है, जो हमने पहले अभी बात की थी कि डिफरेंट कंपोनेंट्स को डिफरेंट वोल्टेज रिक्वायर्ड है. क्यों डिफरेंट वोल्टेज रिक्वायर्ड है? क्योंकि उनकी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की वैल्यू डिफरेंट है. जितनी रेजिस्टेंस होगी मतलब उतना ज्यादा वोल्टेज खर्च हो रहा होगा. ठीक है, वोल्टेज से क्या हो रहा है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूटिलाइज हो रही है, तो चार्ज वर्क डन बाय यूनिट चार्ज हो रहा है, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस. तो इसलिए एवरी हम जब सर्किट को पढ़ रहे होते हैं तो हम उसको रेजिस्टेंस करके पढ़ रहे होते हैं. चलो लास्टली एक चीज और देखते हैं और फिर नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह इन तीनों का रिलेशन देखेंगे, दैट इज द ओम्स लॉ ऑफ द सर्किट्स की तरफ भागेंगे.
लास्ट चीज क्या है? लास्ट चीज है हमारे पास रेजिस्टर्स। वर्ड्स आर टू क्लोज टू ईच अदर, तो एक कंफ्यूज नहीं होना। वन इज रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस इज बेसिकली अ फिजिकल क्वांटिटी, जिसको अभी हम डिस्कस कर रहे थे। रेजिस्टर इज बेसिकली एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस जिसको हम सर्किट में लगाते हैं, एंड इट इज मेड टू ऑफर अ सर्टेन अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। सवाल ये है कि एक ऐसा कंपोनेंट हम क्यों बना रहे हैं जिसका काम रेजिस्टेंस ऑफर करना है? ऐसा कंपोनेंट क्यों बना रहे हैं जिसका काम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को खर्च करना है? ऐसा कंपोनेंट क्यों बना रहे हैं जिसको हम हिंड्रेंस के नाम से भी जाना जाता है? ऑल्दो के हिंड्रेंस इज नॉट अ वेरी गुड वर्ड टू यूज फॉर रेजिस्टेंस, लेकिन सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो resistors are basically placed in a circuit to control the values of current and voltage। किसी भी सर्किट के अंदर वैल्यूज ऑफ करंट को कंट्रोल करने के लिए, डिवाइड करने के लिए हम रेजिस्टर्स का इस्तेमाल करेंगे। लाइक इन अ सर्किट वी विल बी डिवाइडिंग वोल्टेज के इतना वोल्टेज इसको मिले, इतना इसको मिले, इतना इसको मिले, या फिर करंट इतना इधर चले जाए, इतना इधर चले जाए, इतना इधर चले जाए। ये डिवीजन, ये कंट्रोल जो है वो हम सब रेजिस्टर्स के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, और यही पूरे सर्किट के अंदर में, डीसी सर्किट के अंदर समझना है। तो सबसे पहले समझिए टाइप्स ऑफ रजिस्टर। वी हैव मल्टीपल टाइप्स ऑफ रजिस्टर। हम 5 टाइप्स ऑफ रजिस्टर पढ़ रहे होते हैं, मेजर टाइप्स, जो थ्रू आउट दी सर्किट हम लोग देख रहे होंगे। सबसे ज्यादा मोस्ट कॉमनली यूज इज दी फिक्स्ड रजिस्टर। अच्छा, ये जो सिंबल साथ में बने हुए, दीज आर दो सिंबल्स जो कि हम इलेक्ट्रिकल सर्किट्स के अंदर इसको बनाते वक्त इस्तेमाल कर रहे होंगे। ठीक है, सबसे पहला सबसे पहला जो रजिस्टर है हमारे पास, रेक्टेंगुलर ब्लॉक। अच्छा, ये जो कनेक्टिंग वायर्स होते हैं, ये कनेक्टिंग वायर्स होते हैं, दिस इज बेसिकली अ रजिस्टर। दिस इज हाउ एन इलेक्ट्रिकल सर्किट के जो कंपोनेंट्स बनाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने वोल्ट मीटर का बनाया था, तो ये एक गोल दायरे के अंदर वी रिप्रेजेंटिंग द वोल्ट मीटर, और ये कनेक्टिंग वायर शो कर रहा है, एंड सो ऑन। इसी तरह एक बल्ब के लिए वी यूज दिस। ठीक है ना? चलिए, फिक्स्ड रेजिस्टर, नाम से जाहिर है कि इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू फिक्स्ड है। लाइक इट मतलब एक स्पेसिफिक वैल्यू होगी, 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम, 20 ओम, 30 ओम, 100 ओम, किलो ओम्स, थाउजेंड्स ओम्स एंड मिलियंस ऑफ ओम्स। ऐसा भी है, मेगा ओम्स के भी रेजिस्टेंस मैंने खुद इस्तेमाल किए, मेगा ओम के रेजिस्टेंस। तो लेकिन मतलब ये है कि उनकी वैल्यू फिक्स है। इफ इट्स 30, तो मतलब दे आर ऑफरिंग अ 30 ओम की रेजिस्टेंस, दैट्स इट। ऑन दी अदर हैंड, अगर मैं दूसरे रजिस्टर को देखूं, अ रेक्टेंगुलर ब्लॉक विद एन एरो पियर्सिंग, तो वो आपके पास एक वेरिएबल रजिस्टर। व्हाट अ वेरिएबल रजिस्टर इज, नाम से जाहिर है कि इसकी रेजिस्टेंस को मैं वेरी कर सकता हूं। फॉर एग्जांपल, इफ अ वेरिएबल रजिस्टर इज ऑफ 100 ohms, इट मींस आई कैन वेरी इट्स रेजिस्टेंस फ्रॉम 0 till 100 as per my use। तो देर आर सर्टेन एग्जाम्पल, देर आर सर्टेन केसेस जहां पे हमने रेजिस्टेंस की वैल्यू को या फिर करंट एंड वोल्टेज की वैल्यू को कम या ज्यादा करना होता है, तो वहां पे हम ये काम वेरिएबल रजिस्टर से लगा करके करते हैं। इसकी बहुत ही बेसिक एग्जांपल है आपके पास फैन का रेगुलेटर। यू कंट्रोल द स्पीड ऑफ द फैन बाय चेंजिंग द रेगुलेटर। वो रेगुलेटर जो है, इट इज एक्चुअली तो वो पोटेंशियोमीटर होता है, लेकिन पोटेंशियोमीटर इज वेरी नियर टू वेरिएबल रजिस्टर, तो इट्स अ वेरिएबल रजिस्टर। इसी तरह मल्टीपल एग्जांपल्स आपके पास आ जाती हैं। आप अपने फोन का साउंड कम या ज्यादा करते हैं, किसी भी सिस्टम का साउंड कम या ज्यादा करते हैं, ब्राइटनेस कंट्रोल कर रहे हैं, सारे काम वेरिएबल रजिस्टर से हो रहे हैं। ठीक है, पोटेंशियोमीटर, जैसे मैंने कहा, इट इज ऑलमोस्ट सेम एज व्हाट अ वेरिएबल रजिस्टर इज, लेकिन पोटेंशियोमीटर एंड वेरिएबल रजिस्टर में एक स्लाइट डिफरेंस है। तो लेट्स कंसीडर इट एज अगेन अ वेरिएबल रजिस्टर, एंड इसको हम पढ़ेंगे इन डिटेल जब हम इसका एक सर्किट बिल्कुल एंड ऑफ दिस टॉपिक पढ़ रहे होंगे, दैट इज पोटेंशियल डिवाइडर। तो वहां पे मैं इसको तफसील से बताऊंगा। दीज थ्री आर, ये तो हो गया फिक्स्ड, दीज टू आर वेरिएबल, लेकिन इनकी जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो हम खुद वेरी कर रहे होते हैं। ठीक है, वी आर ऑल्टरिंग इट खुद से। लेकिन अगर इन दो को देखोगे, तो दीज आर अगेन वेरिएबल, बट इनकी जो रेजिस्टेंस है इट इज वेरिंग ऑन सर्टेन कंडीशंस। ये वाला इट्स अ थर्मिस्टर, रेक्टेंगुलर ब्लॉक, और ये साइन इसके ऊपर। थर्मिस्टर इज बेसिकली अ टेम्परेचर डिपेंडेंट रेजिस्टर। इसकी जो रेजिस्टेंस है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। टेम्परेचर से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इसकी रेजिस्टेंस। अगर टेम्परेचर में बढ़ाता हूं, या मतलब इस रेजिस्टर को किसी ऐसी प्लेस पे रखा हुआ है जहां पे हाई टेम्परेचर है, तो इसकी रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगी। और फिर अगर इसी रेजिस्टर को किसी ऐसी जगह पे जाकर के प्लेस कर दिया जहां पे टेम्परेचर बहुत कम है, ठंडी फ्रिज में रख दिया,
तो इसकी रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी। तो इट्स अ टेम्परेचर डिपेंडेंट इंस्ट्रूमेंट। हम इसको कहाँ इस्तेमाल करते हैं? हम इसको वहां इस्तेमाल करते हैं जहां पे वी हैव टू वेरी द आउटपुट विद रिस्पेक्ट टू द वेरिएशन इन द टेम्परेचर। मोस्ट कॉमन एग्जांपल आपके एयर कंडीशनर का थर्मोस्टेट। आपके एयर कंडीशनर के अंदर थर्मोस्टेट लगा हुआ है जिसका आउटपुट वेरी कर रहा होता है अकॉर्डिंग टू द टेम्परेचर ऑफ द रूम। ठीक है, बहुत ज्यादा ठंडा हो जाता है कमरा तो कंप्रेसर है वो बंद हो जाता है, फिर कमरा एक सर्टेन लेवल से नीचे आता है तो दोबारा कंप्रेसर ऑन हो जाता है। तो एग्जैक्टली सिर्फ ये नहीं लगा होता, और भी इसके साथ चीजें लगी होती है, जो मेन पर्पस जो होता है वो थर्मिस्टर ही फॉलो कर रहा होता है। आखिर में विल बी लर्निंग एलडीआर, लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर। बिल्कुल सेम हिसाब किताब है कि ये कंडीशन पे वेरी करते हैं। नाउ दैट कंडीशन इज लाइट इंटेंसिटी। लाइट के साथ इनवर्स रिलेशन है इसकी रेजिस्टेंस का। मतलब इसको मैं किसी एक रोशन जगह पे ले जाऊं जहां पे लाइट ब्राइट है, डे लाइट के अंदर ले गया, किसी भी लाइट सोर्स के नजदीक लेके चला गया, इसकी रेजिस्टेंस कम हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। इसको मैं किसी डार्क एरिया में लेकर के चले जाऊं, किसी अंधेरे में लेकर के चले जाऊं जहां पे लाइट की इंटेंसिटी कम है या नहीं है, वहां पे इसकी रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी, इनवर्सली रिलेटेड टू दी लाइट इंटेंसिटी। इसको कहाँ इस्तेमाल कर रहे होते हैं? ऑटोमेटिक लाइट कंट्रोल आपने देखा होगा आपके मोबाइल के अंदर है, आपकी ब्राइटनेस कंट्रोल होती है ऑटोमेटिकली, वहां पे यही इस्तेमाल हो रहा है सेंसर। तो जब आप ब्राइट जगह पे जा रहे हो तो वो अपनी ब्राइटनेस को जो है ना वो अल्टर कर रहा होता है। या सिमिलरली स्ट्रीट लाइट्स का जो कंट्रोल होता है वहां पे ये वाले सीन होते हैं। तो जो लाइट कंट्रोल्स हैं वो कुछ इस तरह इस्तेमाल करते हैं। सो दीज आर, अब यहाँ से शायद इससे ही आइडिया हो गया होगा कि किस तरह मैं रेजिस्टर से करंट एंड वोल्टेज को इन सर्किट कंट्रोल कर पा रहा हूँ। लेकिन मजीद आगे ये थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग एंड कंफ्यूजिंग एंड होता चला जाएगा। तो इफ यू फील कि यार चीज कंफ्यूजिंग हो रही है, मैं चीजें बार बार भूल रहा हूँ, चीजें एकदम मिक्सअप हो रही चली जा रही है, तो टेंशन नहीं लीजिएगा। दैट इज द मोस्ट कॉमन कॉमन क्या कहते हैं एक्सपीरियंस। ठीक है ना, बहुत कॉमन एक्सपीरियंस है, हर बच्चा उसको कर रहा होता है। एवरी स्टूडेंट इज फेसिंग द सिमिलर थिंग। तो ऐसा हिसाब किताब है। तो प्रैक्टिस करते रहेंगे, इंशाल्लाह इंशाल्लाह वो होता रहेगा। सो आज के हम लोगों ने लेक्चर में वोल्टेज करंट उनका रिलेशन एंड क्या कहते हैं उनकी वेरिएशंस देखी थी, हाउ दे आर मेजर्ड हमने ये देखा था। और फिर हमने लास्ट चीज देखी थी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। इफ आई हैवंट शेयर्ड द फाइल येट तो मुझे ग्रुप पे बता देना, आई विल शेयर दिस फाइल सो दैट यहाँ तक का काम आप लोग इसको नोट डाउन कर लो। ठीक है, नेक्स्ट क्लास वीकेंड पर होगी एंड कोशिश करेंगे वीकेंड पे 2 क्लासेस रखने। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास वीकेंड पर होगी। उस वीकेंड की क्लास में हम ओम्स लॉ से स्टार्ट करेंगे जहां पे हम वोल्टेज करंट एंड रेजिस्टेंस को आपस में रिलेट कर रहे होंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास। ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज।